हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पॉलिटी के टॉप 25 क्वेश्चंस को इस वीडियो में जानेंगे संविधान के स्रोत चैप्टर से। तो इस वीडियो के थंबनेल में जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा है अब रटना नहीं समझना है। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़िए उसे समझ के पढ़िए। देखिए कभी भी आप वन लाइनर वीडियो के पीछे अट्रैक्ट मत होइए, क्योंकि वन लाइनर हमेशा अधूरा ज्ञान देता है और अधूरा ज्ञान हमेशा ही घातक होता है, चाहे वो पढ़ाई में हो या लाइफ के किसी भी चीज़ में। तो इस वीडियो में सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया गया है संविधान के स्रोत चैप्टर से। तो अगर इस चैप्टर से संबंधित कोई सवाल होगा तो वो इस वीडियो के बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो मैं बस यही बोलूँगी कि वीडियो को फुल कंसंट्रेशन के साथ देखिए और लास्ट में आपको यही समझ में आएगा कि किसी भी टॉपिक पर जब पूरी जानकारी होती है तो कितना कॉन्फिडेंट फील होता है, चाहे वो आपके खुद के पर्सनालिटी में हो या एग्जामिनेशन हॉल में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो संविधान का स्रोत टॉप 25 क्वेश्चंस। संविधान का स्रोत समझने से पहले हम कुछ बेसिक बातों को समझते हैं जो कि सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए अगर आपने पॉलिटी पढ़ना शुरू किया है तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित किया गया, यानी बन के रेडी हो गया और उसे अधिनियमित किया गया। कब? तो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन बात आती है कि हमारा भारत का संविधान लागू किस दिन हुआ, तो ये हुआ है 26 जनवरी 1950। तो इस दोनों डेट में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और उसी दिन से हम मनाते हैं भारत में गणतंत्र दिवस मनाते हैं हम 26 जनवरी को। अब अगर हम बात करें मूल संविधान की, तो मूल संविधान में कुल 22 भाग हैं, 8 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। बात करें अनुसूचियां की तो अभी वर्तमान में देखें तो कुल 12 अनुसूचियां हैं और अनुच्छेदों की बात करें तो वो 450 प्लस अनुच्छेद अभी वर्तमान में है। तो मूल संविधान में अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो 395 अनुच्छेद ही होगा, लेकिन मूल संविधान वर्ड ना देकर आपसे वर्तमान में पूछा जाए तो 450 प्लस होगा। अब ये 450 प्लस कैसे हुआ? तो 395 अनुच्छेद में ही खंड क ख ग इस तरह से जोड़ के अभी वर्तमान में 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं वर्तमान में हमारे संविधान में। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, क्योंकि यही भारतीय संविधान के निर्माता हैं। इन्होंने ही भारत के संविधान को तैयार किया है। यहाँ पर एक मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है जो मुझे लगता है 99% स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा। देखिए भारत का संविधान के निर्माता हैं भीमराव अंबेडकर, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इसे लिखा किसने है तो इसे लिखा है प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था और इन्होंने लिखा था, यानी भीमराव अंबेडकर जो जो बोलते गए उसे लाइन टू लाइन इन्होंने लिखा था, वो भी बिना किसी कॉस्ट के, यानी इन्होंने कोई भी पैसा नहीं लिया था उसके बदले में। तो हो सकता है आने वाले फ्यूचर में कोई कोई भी जब एग्ज़ाम हो तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन के प्रवृत्ति को देखिए उसके बाद ही जवाब दीजिए। अब अगले पॉइंट में देखते हैं कि हमारा भारत का संविधान कहाँ से लिया गया है। तो देखिए हमारा भारत का संविधान बहुत बड़ा है, ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और भारतीय संविधान का अधिकांश भाग कहाँ से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। अधिकांश भाग का मतलब क्या हुआ कि पूरा संविधान जो हमारा है उसका 2/3 भाग तो भारत शासन अधिनियम से ही 1935 से ही लिया गया है।
दूसरा है कि हमारा देश का जो संविधान है उसमें लगभग 10 देशों के संविधान से विभिन्न उपबंध लिए गए हैं। या इसके निर्माण में कुल कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो, जो कि है संविधान का स्रोत। अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ से किन किन चीजों को हमारे भारत के संविधान में लिया गया है। यहाँ से सवाल डायरेक्ट रूप से पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, फुल कंसंट्रेशन के साथ जरूर देखें। तो हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग किस अधिनियम से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब हम भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है ये देखते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 एक बहुत बड़ा अधिनियम है। इसके तहत बहुत सारे प्रावधान किए गए थे भारत में, लेकिन अभी मैं 2-3 पॉइंट्स को आपको बता देती हूँ ताकि आपकी समझ थोड़ी बेहतर बन पाए इस अधिनियम को लेकर। ब्रिटिश भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा क्या किया गया था कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर स्वायत्तता दी गई थी। यानी कि पहले क्या था कि द्वैध शासन था। द्वैध शासन का मतलब क्या हुआ कि कुछ लोग जो थे वो राजनीतिक व्यवस्था में शामिल थे, लेकिन जब अंतिम निर्णय लेने की बारी आती थी तो वो लिया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो यही था द्वैध शासन। तो इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया और उन्हें पूर्ण स्वायत्तता दी गई कि आप अपने अनुसार कार्य कीजिए, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। इसी अधिनियम के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया, जैसे राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। तो इस तरह से शक्तियों का बंटवारा किया गया। अब हम अगला सवाल देखते हैं कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में और यूपीएससी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो देखिए, हमारा जो भारत का राजनीतिक व्यवस्था है उसमें सबसे ऊपर कौन है? संसद नहीं होगा, सर्वोच्च न्यायालय नहीं होगा, धर्म भी नहीं होगा, सबसे ऊपर है संविधान। तो ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय हो या संसद हो, सबसे ऊपर संविधान है। यानी संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप ही सर्वोच्च न्यायालय और संसद ये दोनों ही कार्य करेंगे। संविधान से बाहर आकर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है भारत में। अगला सवाल है कि भारत की संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो यूएसए, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, या फिर सिंगल वर्ड में बोलें तो इसे अमेरिका भी बोलते हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पर उद्देशिका वर्ड आया है तो ये जानना जरूरी है उद्देशिका क्या होता है। देखिए, उद्देशिका क्या है? ये संविधान का सार है, यानी ब्रीफ में इसमें संविधान को समझाया गया है, जो कि क्या बताता है, संविधान के लक्ष्यों, आदर्शों और संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने में ये मदद करता है। यानी कि हमारे संविधान को ब्रीफली बताता है उद्देशिका। इसके साथ में उद्देशिका ये बताती है कि संविधान जनता के लिए है और जनता ही अंतिम संप्रभु है। यानी कि जनता के हाथ में ही सब कुछ है, जनता सर्वशक्तिमान है, यही इसका मतलब होता है। इसीलिए भारत जो है वो गणतंत्र देश है, क्योंकि इसमें जो सरकार है इसे जनता के द्वारा चुना जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसे लिया गया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। तो न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है? न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय उन सभी आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। यानी अगर कोई भी फैसला
ऐसा है कोई भी आदेश जो संसद में भी पारित हो चुका है, लेकिन अगर वो संविधान के प्रावधानों के विपरीत है, तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि रिव्यू करने की शक्ति किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। तो ये कहाँ से लिया गया है इस संकल्पना को? यूएसए से। अगला सवाल है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, यानी यहाँ पूछा जा रहा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था विश्व में कहाँ कहाँ है? तो केवल यूएसए नहीं होगा, केवल भारत भी नहीं होगा। देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए इन दोनों जगहों में है। ये सब क्वेश्चंस है कंफ्यूज करने वाले, ध्यान से समझ के देखेंगे तो आपको ये चीजें याद रहेंगी। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत में भी है और यूएसए में भी है। अगला सवाल देखते हैं कि भारत ने अमेरिका के संविधान से निम्नलिखित में से क्या लिया है? तो यहाँ ऑप्शंस हम लोग एक बार देख लेते हैं। मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का महाभियोग, न्यायिक पुनर्विलोकन या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। यानी कि भारत के संविधान में अमेरिका से मूल अधिकार की संकल्पना को लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का महाभियोग और न्यायिक पुनर्विलोकन, इन चारों चीजों को लिया गया है। कहाँ से? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। तो कुछ और भी उपबंध हैं जिसे भारत ने अमेरिका के संविधान से लिया है। क्या क्या लिया है? उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का महाभियोग और ये लास्ट में है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। तो ये सभी कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो अगला सवाल है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति को किस देश की संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा इसे आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस पद्धति को आयरलैंड की संविधान से लिया गया है? यानी भारत के संविधान में किन किन चीज़ों को आयरलैंड की संविधान से लिया गया है? इसमें ऑप्शंस देखते हैं। इसमें है नीति निदेशक तत्व, दूसरा है राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। यानी कि इन तीनों चीजों को आयरलैंड की संविधान से लिया गया है। अब यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये क्या होता है? तो ये देखिए, ये हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है और अनुच्छेद कितने से कितने हैं? तो अनुच्छेद 36 से लेके 51 के बीच में इसके बारे में बताया गया है। इसे मैं ब्रीफली में बताऊं तो राज्य के जो नीति निदेशक तत्व होते हैं, इसका मुख्य रूप से उद्देश्य होता है देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना और इसे सरकार के द्वारा लागू किया जाता है सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए। और ये जो है न्यायालय के द्वारा ये लागू नहीं किया जाता। तो ये कुछ ब्रीफली मैंने बताया है राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में। बाकी जब हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं तो हम जब चैप्टर देखेंगे तो हम डिटेल में समझेंगे इस टर्म को। अगला सवाल देखते हैं। भारत में केंद्र की संघीय व्यवस्था किस देश की संविधान से लिया गया है? तो हमारे भारत में देखिए कौन सी व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था है। यानी संविधान के अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है कनाडा से। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप जैसा कि देखते होंगे प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल भी होता है। तो इस प्रावधान को किस देश से लिया गया है? तो इसे भी लिया गया है
कनाडा से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब अगला सवाल हम देखते हैं, जो कि है भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को कहाँ से प्राप्त किया गया है। ऑप्शंस देखिए क्या है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट, या फिर जर्मनी से। तो यहाँ पर आप हो जाएंगे कंफ्यूज, क्योंकि अभी तो हमने जस्ट पढ़ा है कि राज्यों का संघ कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। तो देखिए इसका ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर होगा, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट। इसका मतलब भी कनाडा ही हुआ। तो इसीलिए ये दोनों नाम ही आप याद रखें, कनाडा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में आपातकालीन उपबंध का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो आपातकालीन उपबंध से आप क्या समझते हैं। तो आपातकाल देखिए, भारत में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अब तक 3 बार लग चुका है। वित्तीय आपातकाल, जो कि अब तक 1 बार भी नहीं लगा है। और तीसरा है राष्ट्रपति शासन, या राज्य अपने कार्य को करने में जब विफल हो जाता है तो उस समय पे लगता है राष्ट्रपति शासन। तो ये 3 तरह के आपातकालीन उपबंध के प्रावधान किए गए हैं हमारे भारत में। इसे किस देश से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें ऑप्शंस में कुछ मिस्टेक है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिसिंग है, जो कि होगा जर्मनी, क्योंकि इसका राइट आंसर भी जर्मनी ही होगा। तो भारत में आपातकालीन उपबंध को लिया गया है जर्मनी देश से। चलिए अगला सवाल देखते हैं, उद्देशिका की भाषा का विचार किस देश से लिया गया है। तो जैसा कि आपने शुरुआत में ही पढ़ा कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार को लिया गया है यूएसए से, लेकिन उसी जगह पे अगर आपसे ये पूछा जाए कि उद्देशिका के भाषा का विचार, वहाँ भाषा शब्द जब शामिल हो जाए तो वहाँ पर उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। तो उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से और उद्देशिका का विचार यूएसए से। अगला सवाल देखते हैं, भारत में संविधान संशोधन की व्यवस्था किस देश की संविधान से लिया गया है। तो संविधान संशोधन की व्यवस्था लिया गया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की व्यवस्था। संविधान संशोधन क्या होता है, जब संविधान में कोई चेंजेस करना हो, कुछ परिवर्तन करना हो, कुछ घटाना हो, कुछ बढ़ाना हो, तो उसे संविधान संशोधन कहते हैं। और इस व्यवस्था को लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। अगला सवाल देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस व्यवस्था को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो इसमें ऑप्शंस हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए है संविधान संशोधन, दूसरा है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, सी है आपातकालीन व्यवस्था। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको एलिमिनेशन मेथड के बारे में थोड़ा बताती हूँ। मान लीजिए आपको पता नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेशन में अभी हमने जस्ट पढ़ा है आपातकालीन व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो ये जर्मनी से ली गई है। तो हमारे पास ऑप्शन बचा संविधान संशोधन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, या फिर डी में है ऑप्शन ए एंड बी। तो इसका देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है ए एंड बी। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, इसका प्रावधान भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और संविधान संशोधन का भी। 16वां सवाल है, मूल कर्तव्य को किस देश की संविधान से लिया गया है। तो मूल कर्तव्य हमारे संविधान में 42nd संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 में इसको शामिल किया गया। इसको लिया गया है कहाँ से, रूस से। बट रूस तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं। अब आप क्या करोगे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सोवियत संघ। तो रूस का पुराना नाम था सोवियत संघ, जिसे इंग्लिश में यूएसएसआर भी कहते हैं। तो ये सारे चीज जो है वो कंफ्यूज करने वाले हैं, जिसे आपको इसीलिए कहती हूँ कि वन लाइनर ना पढ़ें, समझ कर पढ़ें। चलिए अगला सवाल देखते हैं, संविधान के 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को किस देश से लिया गया है।
समवर्ती सूची क्या होता है? तो समवर्ती सूची यानी कि उस पर केंद्र का भी अधिकार होता है और राज्य का भी अधिकार होता है। तो इस अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो समवर्ती सूची की अवधारणा को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आयरलैंड। तो संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति के विचार पर राज्यपाल के द्वारा जब किसी विधेयक को सुरक्षित रखा जाता है, तो जब भी कोई विधेयक को पारित करने का या उसे कानून बनाने का समय आता है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास ये ऑप्शन होता है कि वो उस विधेयक को वो अपने पास सुरक्षित रख ले, और ये राष्ट्रपति के विचार पर ही राज्यपाल द्वारा किया जाता है। इस प्रावधान को किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कनाडा। 20वां सवाल है, भारत में एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है? तो सबसे पहले एकल नागरिकता का मतलब समझिए कि देखिए हमारे भारत में एकल नागरिकता है, ठीक उसी प्रकार जैसे ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है। अब एकल नागरिकता क्या होता है? यानी कि नागरिकता को राज्य और केंद्र के बीच में डिवाइड नहीं किया गया है, यानी एक ही नागरिकता है। अगर वो व्यक्ति किसी राज्य में भी पैदा लिया है किसी भारत के, तो उसे भारत की ही नागरिकता मिलेगी, ना कि संबंधित राज्य की। इसी का मतलब होता है एकल नागरिकता। तो ये किस देश से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, इसे ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में अगला सवाल है, भारत में ब्रिटेन की संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो यहाँ ऑप्शन ए है एकल नागरिकता लिया गया है, राइट आंसर होगा विधि। तो दूसरा है विधि का शासन, यानी विधि का शासन का मतलब होता है कि कानून सबके लिए बराबर है और सभी के लिए एक है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली और द्विसदनीय प्रणाली। मंत्रिमंडलीय प्रणाली क्या होता है कि हमारा जो भारत का कैबिनेट है, जिसमें विभिन्न मंत्रियों से मिलकर एक मंत्रिमंडल बना है, जिसके हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसे ही मंत्रिमंडलीय प्रणाली बोलते हैं। द्विसदनीय प्रणाली क्या होता है कि आप कि बहुत सारे राज्यों में देखिए द्विसदनीय प्रणाली है, यानी कि आपका विधान सभा तो है ही, विधान साथ में विधान परिषद भी है, तो यही है द्विसदनीय प्रणाली। तो इन सभी को कहाँ से लिया गया है? तो इसे लिया गया है ब्रिटेन की संविधान से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर ख़त्म होता है ये वीडियो, और अगर आपने फुल कंसंट्रेशन के साथ ये वीडियो देखा है तो यकीन मानिए इससे बाहर एक भी सवाल आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा रिलेटेड टॉपिक से संबंधित। तो होप आपने कॉपी पेन लेकर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया होगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया और ऐसे वीडियोस रेगुलर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप अपने लक्ष्य तक डटे रहिए।